हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पूनम होम साइंस क्लासेस में। और जहां हम कर रहे हैं यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट। और इसी सीरीज़ के तहत आज हम लेके आए हैं अपने जीके जीएस के 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है, सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय है जिसके लिए जुर्माना इतने रुपए तक हो सकता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा नया कानून आया है बीएनएस यानी भारतीय दंड संहिता नहीं दोस्तों, न्याय संहिता है। इसकी जो धारा है 290 के अनुसार सार्वजनिक उपद्रव या लोक उत्पात मचाने पे 200 रुपये तक का जुर्माना था। जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी चल रही थी हमारी, जो आज हमारे बीएनएस में चेंज हो गई है। और ये क्वेश्चन क्योंकि प्रीवियस ईयर है तो इस क्वेश्चन में आईपीसी के हिसाब से धारा 290 में ये दिया हुआ था कि सार्वजनिक उपद्रव जो दंडनीय अपराध है जिसके लिए कम से कम 200 रुपये का जुर्माना हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है उस आईपीसी के अकॉर्डिंग वो 200 रुपये था। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए, किसे होना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को। ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को या फिर किसी वकील को या उच्च न्यायाधीश के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायाधीश नहीं होगा यहाँ पे होगा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को या राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की ये अगला क्वेश्चन है। तो ये चार आपके ऑप्शंस थे, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर और कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश। या तो मुख्य न्यायाधीश हो या कोई अन्य न्यायाधीश भी चलेगा, लेकिन वो सेवानिवृत्त होना चाहिए यानी रिटायर्ड होना चाहिए, तब जाके वो अध्यक्षता कर सकता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की। तो इसके जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। यानी जो राज्य का मानव अधिकार आयोग होता है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना किसके अधिकार में है। तो इसके लिए राज्य के राज्यपाल नियुक्ति करते हैं या राज्य के मुख्य सचिव या राज्य की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति। तो दोस्तों, जब बात राज्य की हो रही है, राज्य मानव अधिकार की, तो यहाँ पे नियुक्ति करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है, के रामाकृष्णन बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय का जो निर्णय था वो के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय था। किसके संबंध में, मतलब किस चीज़ के बारे में उन्होंने अपना निर्णय दिया था, ये हमसे पूछा गया है। इसके ऑप्शंस हैं, वाहन प्रदूषण से रिलेटेड निर्णय था या सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से रिलेटेड निर्णय था या ध्वनि प्रदूषण से या जल निकायों का प्रदूषण, किससे जुड़ा हुआ निर्णय था ये, तो यही पूछना चाह रहे हैं। तो ये जो के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य का जो केस था, मामला था, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो
निर्णय दिया था, सॉरी केरल के उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था वो निर्णय इनका सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने से रिलेटेड था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। और इस केस में उच्च न्यायालय ने ये माना था कि यदि आप सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हैं तो आप बाकी की जनता के आर्टिकल 21 का उल्लंघन करते हैं। और संविधान में आर्टिकल 21 जो है हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता देता है, तो प्राणों की स्वतंत्रता देता है और आप धूम्रपान करके उसके धुएं से उनके प्राणों की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो छीनते हैं। इसीलिए ये निर्णय दिया गया था कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। तो ये निर्णय जो था वो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से रिलेटेड था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी एक केस की बात की जा रही है, जिस केस के मामले में ये निर्धारित किया गया था कि विधायन के विकल्प के तौर पर प्रायः अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। तो ये जो मामला था, ये कौन सा मामला था वो आपको नीचे दे रखे हैं। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, A.K. राय बनाम पंजाब राज्य, D.C. वाधवा बनाम बिहार राज्य, या A.K. कृपाक बनाम भारत संघ। कौन सा मामला था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। ये जो मामला था वो था D.C. वाधवा बनाम बिहार राज्य। असल में ये जो मामला था इसमें उच्चतम न्यायालय ने ये निर्धारित किया था कि विधायन के विकल्प के तौर पर प्रायः अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए है 5, 4, 1 या 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2। सूचना के अधिकार अधिनियम में 2 अनुसूचियां हैं। दोस्तों ये सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो 2005 में बनाया गया था। तो इसकी मतलब ये साल भी पूछ लेता है कौन सी साल में ये आया था, तो याद रखिएगा कि ये 2005 में ये अधिनियम पारित हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो वह किस धारा के तहत दंडनीय हो सकता है? तो दोस्तों जिस वक्त ये क्वेश्चन पूछा गया था उस वक्त आयोग का मसला जो था उसने इस क्वेश्चन को ही मतलब बाहर निकाल दिया था, इसको काउंट नहीं किया गया था। लेकिन अगर आज के हिसाब से इसका आंसर देखा जाए क्वेश्चन के हिसाब से, तो आज जो BNS कानून हमारा चल रहा है उसके हिसाब से अगर ऐसा कोई कानून काम करता है, अपराध करता है जिसमें वो भारतीय सर्वर का उपयोग करता है, तो उसे भारत में जो कानून चल रहा है BNS भारतीय न्याय संहिता, उसके अकॉर्डिंग हम अपराधी मान सकते हैं और उसको डील कर सकते हैं। तो भारत के साइबर कानून के हिसाब से उसको हम डील कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आयोग ने इस क्वेश्चन को काउंट ही नहीं किया था, बाहर निकाल दिया था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। और क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? महंगाई भत्ता है, भोजन है, समयोपरि है यानी ओवर टाइम जो भत्ता होता है, या फिर नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें डैश वर्ष की आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय या उस पर यात्रा करते समय एक सुरक्षात्मक टोपी यानी हेलमेट की बात कर रहा है, हेलमेट पहननी चाहिए। मतलब किस आयु से ऊपर के व्यक्ति को हेलमेट पहननी चाहिए? तो जाहिर सी बात है 18 साल 16 साल तो बहुत ज़्यादा हो गए। 4 वर्ष तक के बच्चे को छूट होती है। 4 वर्ष से अगर नीचे है उम्र तो हेलमेट नहीं पहनना है, और अगर 4 वर्ष का है बच्चा तो उसको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर डैश तक कारावास की सज़ा दी जा सकती है, यानी कितने टाइम तक के लिए उसे कारावास की सज़ा दी जा सकती है? तो इसका ऑप्शन ए है 6 महीने, 3 महीने, 1 वर्ष या 2 वर्ष। तो जो फरार व्यक्ति है उसे 1 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 11 है प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो ऑप्शन है इसका भारत की जनता से, भारतीय संसद से, ब्रिटिश संविधान से या भारत के उच्चतम न्यायालय से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, भारत की जनता से संविधान, क्योंकि संविधान का जो स्रोत है वो भारत की जनता ही है। यदि आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है कि भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो भारत की जनता है, क्योंकि जनता के ही जो सदस्य चुन के भेजे जाते हैं उन्होंने ही संविधान को बनाया, उन्होंने ही संविधान का निर्माण किया है। इसलिए भारत के संविधान का जो शक्ति का स्रोत है वो भारत की जनता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार या बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 23। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल नंबर 23, जो भारतीय मतलब बेगार प्रथा पर या बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारा वो भारतीय संविधान के अनुसार कारखानों में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए ये पूछ रहा है। यानी कारखानों में काम करने वाले बच्चों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 12 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या 14 वर्ष। तो इसके जो राइट आंसर है वो है बच्चों की आयु कम से कम 14 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए, तभी वो कारखाने में काम कर सकते हैं। अन्यथा इससे कम आयु वाले बच्चों से कारखाने में काम नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं डीपीएसपी, आप सभी को पता होगा कि हमने इन डीपीएसपी को किस देश के संविधान से लिया है? तो ऑप्शन ए है आयरिश संविधान से, अमेरिकी संविधान से, जर्मन संविधान से या जापानी संविधान से। और इसका राइट आंसर हर किसी को ही पता होगा, वो आयरिश संविधान है जहाँ से हमने डीपीएसपी को लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सदनों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास या फिर उपराष्ट्रपति के पास। तो आप सब अच्छे से जानते होंगे कि आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, और संयुक्त बैठक को जो है भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा संबोधित मतलब बुलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि वो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। तो इसके ऑप्शंस हैं आर्टिकल नंबर 125, आर्टिकल 117, आर्टिकल 121 या फिर आर्टिकल 129। तो सर्वोच्च न्यायालय हमारा एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय होगा। इस बात का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद नंबर 129 में है, यानी ऑप्शन डी इसका जो राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? सबसे बड़ा न्यायपालिका निकाय कौन सा होता है? ऑप्शंस हैं भारत के राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल या उच्चतम न्यायालय। यानी जो न्याय करती हैं, जो भी निकाय हैं, जो भी जुडिशियल बॉडीज़ हैं, उनमें सबसे ऊपर कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि सबसे ऊपर जो हमारा न्यायपालिका निकाय होता है वो है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। बाकी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट्स होते हैं या फिर जो राज्य के न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट जिन्हें बोलते हैं, वो सब उच्चतम न्यायालय के ही आदेशों पे चलते हैं। और सबसे ऊंचा जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत की संसद द्वारा पंचायत अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो पंचायत अधिनियम जो लागू हुआ था वो 1996 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? तो कौन से भाग में राज्य और केंद्र के विधायी संबंधों का जिक्र है? तो इसके लिए ऑप्शंस हैं भाग 8 में या भाग 22 में या फिर भाग 9 में या फिर भाग 11 में। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इनके केंद्र और राज्य के बीच के जो विधायी संबंध है वो भाग 11 में दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं आपके अनुच्छेद 19(1) का F या फिर अनुच्छेद 300A या फिर अनुच्छेद 108 या फिर अनुच्छेद 265। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप सब जानते हैं कि ये जो संपत्ति का अधिकार है ये पहले एक मौलिक अधिकार में हुआ करता था, लेकिन संविधान संशोधन के बाद इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल के इसको अनुच्छेद 300A में पहुंचा दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। भारत के राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? भारत का निर्वाचन आयोग या राज्य चुनाव आयोग या राज्य के राज्यपाल या राज्य का उच्च न्यायालय? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ये जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग है, राज्य के विधानसभाओं का जो चुनाव होता है वो करवाना भारत के निर्वाचन आयोग का काम है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। और क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? तो
इसके जो ऑप्शन हैं, अनुच्छेद 380 है, अनुच्छेद 370 है, या अनुच्छेद 280 है, या फिर अनुच्छेद 356 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 356 है, जो राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया हो सकता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, क्योंकि बार बार रिपीट हुआ है इसलिए ये आज के सेशन में भी है। और इसका जो राइट आंसर है वो आप सबको पता है, कल भी मैंने बताया था और आज भी बता रहा हूँ। लाल रक्त कोशिकाओं के लिए हमें आयरन की बहुत ज़रूरत है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 है, पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है। फूल को, पत्ते को, तने को या जड़ को। तो खाद्य कारखाना यानी जहाँ पे पेड़ के लिए भोजन बनता है, कौन से हिस्से में बनता है। तो ये आप सबको पता होगा कि पेड़ों का जो भोजन बनाने का काम करते हैं वो पत्ते करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के जरिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे, निम्न में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा जानवर ऐसा है जो मांस खाता है। तो ऑप्शन है इसके, गेंडा या भालू जैसा एक जानवर होता है जिसे कोआला बोलते हैं, या फिर शेर है या हिरन है। तो आप सभी जानते हैं कि मांसाहारी जानवर इनमें से कौन सा है। बहुत ही काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन प्रीवियस ईयर है तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शेर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। यानी यूरोप से जो पहला व्यक्ति जो भारत आया था 1498 में, वो कौन था। फ्रांसीसी था, अंग्रेज़ था, डेनिश था या पुर्तगाली था। तो आप सब जानते हैं कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो जाहिर सी बात है 1498 में जो आया था वो पुर्तगाली ही था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। भूदान आंदोलन वर्ष में आरंभ किया गया था। यानी भूदान आंदोलन कौन से वर्ष में आरंभ किया गया था। तो भूदान आंदोलन के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी कि भूदान आंदोलन जो है वो हमारा 1991 यानी 1951 में शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना विश्व बैंक भारत सरकार द्वारा किस अनुपात में वित्त पोषित है। यानी ये जो परियोजना है राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना, इसके लिए भारत सरकार किस अनुपात में वित्त पोषित करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 50-50 की पार्टनरशिप। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है। कांडला बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या मुंबई बंदरगाह। तो जो प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है वो आपका कांडला बंदरगाह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में आए थे। यानी कौन से बीजों का इस्तेमाल किया गया था हरित क्रांति के समय पे। तो वो थे HYV सीड्स, यानी
हाई यील्डिंग वैरायटी, जिन्हें हाइब्रिड भी कहते हैं शॉर्ट में, तो हाई यील्डिंग वैरायटी यानी HYV शीट्स, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में अधिकतम FDI अंतर्वाह के योगदान दिया था? यानी कौन से देश ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया था हमारे देश में 2019-20 के दौरान? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिंगापुर। सिंगापुर ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था हमारे देश में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन नंबर 31 है, सॉरी 32 है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है असम, ऑप्शन सी है केरल और डी है पंजाब। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरल, यानी ऑप्शन नंबर सी। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपके ऑप्शंस हैं 1994, 1964, 1974 या 1984। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1974। इसी वर्ष जल अधिनियम लागू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। और क्वेश्चन नंबर 34 है, 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं वेरियर एल्विन, ईपी स्टेविंग, माइकल टॉसिंग या फिर डाइट्रिच ब्रेंडिस। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, डाइट्रिच ब्रेंडिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? मौलिक शिक्षा अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1986 में, 1950 में, 1962 या 1972 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1972। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश राजस्व कोड, इसके ऑप्शंस हैं आपके 2010, 2012, 2008 या 2006। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 2006। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किन दो देशों ने भूस्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनियम में और सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 37 के ऑप्शंस हैं भारत और अमेरिका ने, भारत रूस ने, या भारत UAE ने, या भारत और फ्रांस ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत और अमेरिका ने इस समझौते पे हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। और क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में पाठ्य को पृष्ठ के बाएं और दाएं दोनों मार्जिन में सेट करने के लिए किस अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं MS वर्ड में जो अलाइनमेंट के ऑप्शंस आते हैं उसके हिसाब से, मतलब लेफ़्ट या राइट सेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं हम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिफाइड अलाइनमेंट का। जो
कंट्रोल प्लस जे इसका शॉर्टकट होता है और इसको जस्टिफाई के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है जस्टिफाइड अलाइनमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? यानी जो भी हमारी ये ऑनलाइन सेवाएं चल रही हैं, जो भी हमारे समाचार वगैरह आते हैं, ये किसके कंट्रोल में आते हैं? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के, या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के, या शिक्षा मंत्रालय के, और ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। तो इसमें गृह मंत्रालय से कोई मतलब नहीं है, शिक्षा मंत्रालय से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सूचना की बात हो रही है। तो ऑप्शन 2 बचते हैं हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए सूचना या प्रसारण मंत्रालय, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसमें से आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत ये सारे काम होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आज के लास्ट क्वेश्चन पे। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? आयकर है, यानी आयकर जो है आपका इनकम टैक्स, वो किस तरह का कर है? यानी वर्ष में एक बार लगता है पूरे वर्ष की आय पे, या 1 महीने की आय पे लगता है, या 6 महीनों की आय पे लगता है, या फिर 3 महीनों की आय पे लगता है। तो आप सबको अच्छी तरह से जानकारी होगी कि इनकम टैक्स एक ईयरली टैक्स है जो वर्ष में एक बार देना होता है पूरे साल की आय पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। बाकी दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छे से पसंद आई होगी और आप इन क्लासेस से बहुत प्रॉफिट भी ले रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चंस अगर सेम नहीं तो इसी कॉन्सेप्ट पे मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक अपना ही इम्पोर्टेंस है। तो आशा करेंगे कि आप इन क्लासेस को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और इनसे पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। ओके बाय।